तो कल हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी PBYET 141 का माइक्रोस्कोप यूनिट हमने कवर कर लिया था और क्रोमेटोग्राफी कर लिया था। आज हम एक बार थोड़ा रिवीजन करके चलते हैं और उसके बाद हम यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने माइक्रोस्कोप में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है, कि माइक्रोस्कोप कैसे होता है, हमें कैसी इमेज दिखती है, लार्ज दिखती है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, मैग्निफिकेशन है, और क्लैरिफाई होकर हमें और ज्यादा इमेज अच्छी दिखती है जो कि नेकेड आई से नहीं दिखती है। ये सब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। और हम सेल की इमेज, टिश्यू की, ऑर्गन की, ऑर्गेनल्स की, इन तीनों की इमेज हम देख सकते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़े थे कि पहली चीज तो ये कि माइक्रोस्कोप है क्या, इमेजिंग टेक्निक से हमने पढ़ा था। फिर हमने बता दिया था कि माइक्रो का मीन्स और स्कोप का मीन्स क्या होता है, कि स्मॉल और लोकेन, जिससे आप प्रेजेंटेशन में जो बता सकते हो। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप में हमने आर्बेकॉन के बारे में बताया था। उन्होंने 1235 AD में दिया था, अपनी बुक पर्सपेक्टिव में बताया था स्मॉल साइज के बारे में, किसके, डस्ट के। फिर स्मॉल साइज ऑफ डस्ट के बारे में बताया था और सैंड पार्टिकल्स के बारे में बताया था। फिर गिरोलेमो आए थे और लास्ट में हमने जकैरियस जेसन का जिक्र किया था और उनके फादर का जो 1590 में कॉनकेव लेंस का उन्होंने मेंशन किया था। फिर हमने बताया था एंटनी वैन लीएनॉफ के बारे में, जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर करा था, ठीक है, जिसकी इमेजेस है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी मैंने बताया था कि दो लेंस की प्रोवाइड करती है, इसमें हमने सारी चीजें बताई थी, एडजस्टेबल पार्ट, फोर्स पार्ट। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें कि सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप और लो मैग्निफिकेशन की इमेज दिखती थी। फिर आता है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, इसमें आप मैग्नीफाई इमेज अप टू 2000x तक देख सकते थे और इसमें 2 आईपीस होते थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर के बारे में और फिर ये सारे माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने पहले ही डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप वो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, पार्ट 1 में। और उसके बाद हमने हमने इसमें क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमने जो बनाई थी वो यूनिट 2 क्रोमेटोग्राफी में बनाई थी, ठीक है। एक बार हम उसको भी डिस्कस करते हैं। एक मिनट में स्क्रीनशॉट कर। टॉपिक के बारे में मैंने बताया था कि एक सेपरेशन टेक्निक होती है जो कि आपके दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में हेल्प करती है, जिसमें हम दो तरीके के फेज यूज करते हैं। एक होता है स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है हमारा मोबाइल फेज, ठीक है। हमने इन दोनों के बारे में बताया था, एक स्टेशनरी और एक मोबाइल पेज होता है। मोबाइल पेज जो होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, गैस या लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। फिर हमने इसकी भी अगर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी बताए थे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, थिन लेयर होता है, कॉलम, आयन एक्सचेंज, जेल परमेशन और HPLC, एज वेल एज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। फिर हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था कि इसमें क्या होता है, हम स्टेशनरी फेज का यूज करते हैं और सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्वेंट जो होता है वो मूव करता है अक्रॉस द पेपर, पेपर की संग संग ये मूव करेगा और हम कलर पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग बता देंगे कि हमारा लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो होंगे वो नीचे रह जाएंगे, सॉरी, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो होंगे वो अपर डायरेक्शन में जाएंगे और हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले नीचे होंगे। तो उसको अगर अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, एसेंट क्रोमेटोग्राफी। अगर डाउनवर्ड में जा रहे हैं तो डिसेंट क्रोमेटोग्राफी। इसके पर हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। और देखो जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं ना कि हम पिगमेंट की हेल्प से बता देते हैं कि ये वाला जो ऑरेंज कलर है वो कैरोटीन का है, जेंथोफेल का येलो। तो ये आपका जो डार्किश ग्रीन है वो क्लोरोफिल A का है और लाइट ग्रीन जो है वो क्लोरोफिल B का है। और ये आपके आर वैल्यू कलर रिफ्लेक्टिव। हेलो,
बबली, अब अपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। फिर हमने पढ़ा था थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ये क्या है, एक सेपरेट केमिकल कंपाउंड, ये भी एक सेपरेशन ही टेक्निक है। इसमें हमने बहुत ये बताया था कि बिल्कुल ही टच तो सिमिलर ही है पेपर क्रोमेटोग्राफी की, लेकिन इसमें हम एक थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं जो कि आपका सैंपल को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। इसमें जो एब्जॉर्बेंट है वो हम कौन सी यूज करते हैं, सिलिका जेल, एल्यूमिना या सेलुलो। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लास्ट वीडियो में भी पढ़ सकते हैं। मैं अभी बस एक समरी बता रही हूँ जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। फिर ये देखो, जैसे कि यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट आ गया, ये हमारा सैंपल आ गया। अब ये कंपोनेंट ए और बी जो है वो अलग अलग सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्टेप 3 में क्या हुआ, ये प्रॉपर सेपरेट हो गए। ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम है। यहाँ पे देखो, ये जो सॉल्वेंट की जो है वो बहुत ज्यादा थिन लेयर बनी हुई है ना। फिर हमने पढ़ा था एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दो होते हैं। एड्सॉर्बेंट वो जो आपकी सरफेस पे होता है और एड्सॉर्ब करता है, मतलब कि सोख लेता है सब्सटेंस को। ठीक है, और एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट वो होता है जो आपका मतलब एड्सॉर्ब हो जाता है एड्सॉर्बेंट के अंदर। तो एड्सॉर्बेंट वो होता है जो आपका एड्सॉर्ब करता है, और एड्सॉर्बेंट वो होता है जो आपका एड्सॉर्ब हो जाता है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इसमें हम एड्सॉर्बेंट किसे बोलते हैं, स्टेशनरी फेस को बोलते हैं, जो कि किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम या सिलिका का। यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट, यहाँ पे किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये जो एब्जॉर्ब होता है वो इसके लिए एक फोर्स तो लग रही है ना, तभी तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर इंट्रा होता है तो फिर बाहर से फोर्स लगती है, इंटर मतलब अंदर से। और एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का मेन प्रिंसिपल क्या है कि वो प्योरिटी ऑफ कंपाउंड पर हेल्प करता है, मतलब मेन जो है सेपरेट करता है, एकदम प्योर कंपाउंड आपको देता है। ठीक है, और इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से देखेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर हमारी थर्ड यूनिट है जो हम आज ट्राई करेंगे कि हम कवर कर पाए। फिर इसमें हमने पढ़ा था, ये देखो एलिमेंट आ जाता है ना, देखो ये इतना सेपरेट कर दे कि आपने चार पांच मिक्सचर डाले, लास्ट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉलम है ये, यहाँ पे आपका सैंपल आ गया। ये सैंपल जो है वो अलग अलग सेपरेट हो रहा है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर में। फिर आपका ये फ्रैक्शंस में हम दो तरीके के बना देते हैं, जितना भी आना होगा वो एक बार में आ जाएगा। इसको जो कम अमाउंट में आ रहा है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। फिर आता है आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि हम सैंपल को, जो भी आप अपना सैंपल ले रहे हो, जो डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर्स ले रहे हो, उसको हम कॉलम में डायरेक्ट डाल देते हैं उसको, और फिर क्या करता है कि मोबाइल फेस यहाँ पे आपका लिक्विड होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको लिक्विड कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, क्योंकि कॉलम में हमारा सैंपल पड़ा है और जो आपका मोबाइल फेस है वो क्या है, यहाँ पे लिक्विड है। इसमें सैंपल आपका मूव करते हैं थ्रू द कॉलम, और जो कंपोनेंट्स होते हैं जो भी सैंपल के अंदर होते हैं वो आपके सेपरेट हो जाते हैं। डिपेंड ऑन द बायोमोलिकुलर साइज, मतलब साइज के अकॉर्डिंग जो होता है वो अपने आप सेपरेट हो जाता है। ये देखो, जैसे कि हमने अभी ऊपर एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में करा था ना, उसी तरीके से यहाँ पे दिखता है। टेक्सचर कलेक्शन मतलब कि अलग अलग जितने भी सैंपल है वो अलग अलग रहेंगे। यहाँ पे देखो लाइट पिंक कलर का आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर का आ रहा है, यहाँ पे रेड कलर का ही बचा लास्ट में, तो वो आ रहा है। फिर हमने ये क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद आज हम अपने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्रोमेटोग्राफी का कुछ दो टॉपिक और बचे हुए हैं, वो मैं आपको कल कवर करवाती हूँ, क्योंकि वो भी मुझे यहाँ पे भी दिख नहीं रहे हैं, तो मैं कल आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी और एफएनटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में कल कवर करवाती हूँ। आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, सॉरी कॉलम नहीं, सॉरी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है कि इस पे पहली बात तो मैं बता दूं कि फाइनल ईयर में जो है वो क्वेश्चन पेपर में वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ये वाली यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये होती क्या है कि इसमें क्या करते हैं, हम इंट्रोडक्शन देते हैं छोटा सा। इसमें हम कोई भी कंपाउंड, कोई भी हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बारे में हम उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर इसमें ना लाइट की और मोनोक्रोमेटर होता है, डिटेक्टर होता है, जिसकी वजह से हम अपने सैंपल को अच्छे से हम देख पाते हैं और विजिबल हो जाता है। वो कुछ चीजें होती है ना कि आपकी जबकि हमने क्रोमेटोग्राफी में भी बात करी थी कि हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हो गई या फिर आपकी एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हो गई, वो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से देखते हैं। तो ये भी एक डिटेक्शन ही, डिटेक्शन ऑफ सैंपल बोल सकते हो आप, जो आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब क्वांटिटेटिव एनालाइज के लिए बेसिकली यूज किया। फिर इसमें आपके दो तरीके की स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, एक होता है यूवी विजिबल, एक होता है आईआर। आईआर मतलब इंफ्रारेड। ये हमने पढ़े थे ना कि यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, आईआर मतलब इंफ्रारेड। ये दो तरीके की स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं डिपेंड डिपेंड रेंज पर। जैसे कि अगर हम यूवी की बात करें तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन पावर जो होती है वो 185 से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। अगर इतनी कोई आपकी रेंज आ रही है, यूवी रेंज इतनी है, तो आप समझ जाना कि स्पेक्ट्रोमीटर कौन सा है, कौन सी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात हो रही है, यूवी विजिबल की। और इसमें जो विजिबल की जो रेंज है, मतलब क्योंकि इसमें यूवी आ रहा है ना, तो अल्ट्रावायलेट और विजिबल दोनों की बात हो रही है। विजिबल की जो रेंज होती है इसमें कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की होती है, उसमें 700 से जितनी भी ऊपर की होगी, 1500 नैनोमीटर तक की, वो किस में आएगी, आपकी इंफ्रारेड में आएगी। अब प्रिंसिपल ऑफ फोटो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर की बोल सकते हैं कि क्या है। जब भी कोई लाइट पास होगी कोई भी कलर्ड सॉल्यूशन से, तो कुछ कुछ सॉर्ट ऑफ अमाउंट लाइट जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी जो होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। कोई भी लाइट अगर आपकी एब्जॉर्ब होती है तो कुछ तो लाइट ऐसी होती है कि जो कि एब्जॉर्ब होकर आगे बढ़ जाएगी, बाकी कुछ लाइट जो होगी वो ट्रांसमिट रहेगी, इधर उधर डिफ्लेक्शन हो जाएगा। A color solution absorbs all color of white light and but it transmits its own color। मतलब इसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में वो एब्जॉर्ब तो कर लेगी सारी लाइट, लेकिन एक व्हाइट लाइट जो है वही, मतलब अपनी जो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लाइट है वही एक पास होगी, जिसके थ्रू आपको क्वांटिटेटिव एनालाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक सैंपल जो है वो एनालाइज होगा। फिर हम एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ते हैं। इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स। इसमें क्या होता है, हमने बताया था पहले भी कि एक मोनोक्रोमेटर होता है, ठीक है, विच इज अ वेवलेंथ सिलेक्शन डिवाइस फिल्टर दैट प्रोड्यूसेस रेज ऑफ सिंगल वेवलेंथ, अ सैंपल चैम्बर, अ लाइट डिटेक्टर, अ डिस्प्ले डिवाइस एंड अ कंप्यूटर स्टोरेज सेटअप, ठीक है। मतलब इसका डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इसमें हम मोनोक्रोमेटर की हेल्प से, देखो लाइट सोर्स पढ़ रही है यहाँ पे आया, मोनोक्रोमेटर की हेल्प से स्कैटर हो जाएगी इन डिफरेंट कलर्स। और फिर मैंने बताया था कि एक कलर की लाइट ऑफ इट्स ओन कलर जो होता है, जैसे कि यहाँ पे येलो से आ रही है, तो फिर एक ही कलर की लाइट जो होगी पास होगी डिटेक्टर की हेल्प से, फिर ये आपको डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले में आपको शो हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू द रेंज हम डिसाइड कर देंगे ये कि कौन सी रेंज में आता है और कौन से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा। फिर एप्लीकेशन पे आते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम क्यों यूज करते हैं, तो अभी भी हमने बताया था कि एक तो क्वांटिटेटिव एनालाइज करने के लिए हम यूज करेंगे करेंगे और द कंसंट्रेशन ऑफ कलर एज वेल एज कलरलेस कंपाउंड वाया मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी और एब्जॉर्बेंस के लिए। तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ कलर वही कि हमें स्पेसिफिक एक रेंज मिल जाएगी, वो डिपेंड करता है कि यूवी विजिबल की मिलती है या इंफ्रारेड की मिलती है, ठीक है। फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑल्सो यूज, कहाँ कहाँ यूज होता है, पेंट्स में, प्लास्टिक, पेपर्स, मेटल, फैब्रिक्स, इन सब में। सेंट्रीफ्यूगेशन
सेंट्रीफ्यूगेशन भी इसी में ही है। सेंट्रीफ्यूगेशन की हमने लैब में देखा होगा। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये भी सेपरेशन है टेक्निक है, ठीक है। इसमें हम सेपरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम साइज, शेप और डेंसिटी इनके बेसिस पे हमारा जो सॉल्यूशन या सैंपल होता है वो सेपरेट होता है, ठीक है। इस बहुत ही फाइन्यूट और स्मॉल पार्टिकल्स में जो है वो आपका सैंपल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। और ये रेंज होती है जब भी हम सर्टिफिकेशन लैब में अगर आप करने जाओगे तो वहाँ पे आप सेट करने के लिए आपको एक रेंज मिलेगी, जो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, जो अप्लाई होती है उसके बाद ही वो आपका रोटेट होगा। और जहाँ पे आपका सैंपल रखा होगा, सैंपल आप रखोगे और फिर वो पूरा रोटेट होता है। उसके लिए हम एक पूरा टेम्परेचर सेट करते हैं, जहाँ पे आपकी RCF वैल्यू जो होती है वो 1.118 इंटू 10⁻⁻5 होनी चाहिए। ये इसका एग्जाम्पल है, इसको हम कल डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो इन्होंने सैंपल लिया है वो सुक्रोज के लिए है, ठीक है। हमने सैंपल लिया, यहाँ पे 5% सुक्रोज है, यहाँ पे 20%, तो अलग अलग है, हमें सेपरेट करना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो स्मॉल साइज के तो ऊपर आ जाएंगे, मीडियम साइज के नीचे आ रहे हैं, और आपको जैसे देख रहे हैं लार्ज डीएनए जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे एकदम लास्ट में शो हो रहा है। रोटेशन की हेल्प से क्या होगा, रोटेटर की हेल्प से रोटेट करेगा और फिर आपकी जो है वो तीनों सेपरेट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। अगर शेप की बात करते हैं तो शेप की बेस पे भी होते हैं, साइज की बेस पे होते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर बताया डेंसिटी, डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये सेपरेट हो जाते हैं। फिर ये है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या है कि कंपोनेंट्स गेट सेपरेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंक्रीजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे जैसे हम फोर्स इंक्रीज करते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये और ज्यादा जो कंपोनेंट्स है वो और ज्यादा सेपरेट होते रहेंगे। जैसे कि हम रोटेटर, यहाँ पे हमने इमेज में भी देखा था कि रोटेटर की हेल्प से साइज और शेप के बेस पे जो हुआ था वो सेपरेशन हुआ था। यहाँ पे क्या है, वो यही बता रहे हैं कि अगर आप जैसे जैसे अगर तेज करते रहोगे तो उसके अकॉर्डिंग रेट करता रहेगा, ठीक है। फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये हम लास्ट क्लास मतलब हम कल पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया हो जितना मैंने पढ़ाया है। थैंक यू क्लास।